जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो दोस्तों हर दिन के भांति जो है आज भी हम PYQ को एनालिसिस करेंगे, जो कि 2025 में जो PYQ मानी कि GS1 पेपर हुए थे प्रीलिम्स में, तो उन्हीं को हम अभी कवर कर रहे हैं। तो चूँकि आज जो है लाइटिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, और आंधी भी बह रहे हैं, और तो हमारा चूँकि स्टैंड जो है थोड़ा अजीब टाइप का स्टैंड, हालांकि नहीं कह सकते हैं ये, तो यह थोड़ा आंधी में हिलेंगे डोलेंगे, तो थोड़ा आंधी बह रहे हैं, बारिश वगैरह होने वाले हैं, तो सोचिए क्यों ना हम आप लोगों के लिए जल्दी ही वीडियो शूट कर लें। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम वीडियो को शूट कर लेते हैं, चूँकि आंधी बह रहे हैं अभी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा मतलब कण जो है उड़ता हुआ आप लोगों को दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो संभवतः हमको तो टिप फ्लैश जो जल रहे हैं, देखिए झूल रहे हैं किस तरह से, यानी कि तीव्र गति से आंधी चल रहे हैं। ठीक है, तो लाइटिंग का हमारे पास उतना सेटअप व्यवस्था भी नहीं है, थोड़ा मनी इशू है। इसी तरह हम तो यहाँ जीरोक्स निकाल के बस आप लोगों के बीच एनालिसिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग यही कहेंगे कि सपोर्ट कीजिए, थोड़ा जल्दी सपोर्ट कीजिएगा, तो बहुत ही जल्द सेटअप तैयार करके उस पर वीडियो आप लोगों को क्वालिटी में जरूर देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी PYQ करते हैं। ठीक है, तो चलिए लगभग हम प्रश्न संख्या कहाँ तक कर लिए थे, तो 33 तक कर लिए हैं। ठीक ना, 33 से आगे प्रश्न को देखेंगे। तो 33 से आगे प्रश्न आज भी हम 3 ही प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि प्रश्न कल भी हम बताए थे कल के वीडियो में कि प्रश्न जो है थोड़ा लंबा लंबा भी है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देख सकते हैं गैस स्टेम कितना हिला, पूरा आंधी बह रहा है, लेकिन आंधी आंधी बहे या जो भी बहे, पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपना जो टारगेट है वो टारगेट को पूरा करना है। तो देखिए प्रश्न 34 क्या कह रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। तो क्लियर तो नहीं दिख रहे होंगे, सिर्फ वॉइस आप लोग सुन रहे हैं, तो स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहे होंगे। स्क्रीन पे हम एडिटिंग के माध्यम से लगा देंगे, अभी तो नहीं दिखते हैं, हालांकि अभी वीडियो रिकॉर्डेड कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे लगा देंगे एडिटिंग के टाइम में। तो जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आपको दिखेंगे प्रश्न। तो देखिए गाइस, प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, और कथन 1 कह रहा है, कथन 2, कथन 3, उसके बाद यहाँ कह रहे हैं उपरोक्त कथनों के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा सही वाले को चुनना है। तो कथन 1 को पढ़ते हैं। तो चलिए कथन 1 जो है कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन, तो गाइस मेरे घर का लगता है टीना उड़ जाएंगे, तान भी बह तो देखिए अरे गंदा धूल धूल से भर गए गाइस। तो देखिए प्रश्न 34 कह रहे हैं, कथन 34 का कथन 1 कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौता के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है। ये बातें बिल्कुल सही है। कैसे सही है आप ये जान लीजिए। देखिए पेरिस समझौता का जो अनुच्छेद 6 में बात किया गया है, तो ये स्वैच्छिक सहयोग तंत्रों जैसे कार्बन बाजार हो गया और गैर बाजार दृष्टिकोण रखिए, तो तंत्रों से संबंधित है जो देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि NDC को प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो ये तंत्र जो है जलवायु कार्रवाई के महत्वाकांक्षा को बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो इसीलिए इनकी चर्चा वैश्विक मंचों पर अक्सर हुआ करते हैं, इसलिए ये सही है। वही कथन 2 की बात करें तो देखिए कथन 2 कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौता का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब देखिए अनुच्छेद 6 में जो है इनके द्वारा जब अनुच्छेद 6 को पढ़िएगा तो अनुच्छेद 6 के तहत कहा गया है कि पेरिस समझौता उन बाजार आधारित तंत्रों की रूपरेखा प्रदान करता है जिनके माध्यम से देश उत्सर्जन में कमी के परिणामों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हस्तांतरित संबंध परिणाम या ITMO कहा भी जाता है। ठीक है, तो यह जो है कार्बन बाजारों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ठीक ना, तो इसीलिए ये सही है। ठीक है, वही कथन 3 की बात करें तो कथन 3 कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौता के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करना है। तो ये बात देखिए ऑप्शन बात करते हैं ऑप्शन 3 की। तो देखिए अनुच्छेद 6 ना केवल बाजार आधारित दृष्टिकोण, अनुच्छेद 6 का 2 यदि देखिएगा और 6 का 4 देखिएगा तो ये दृष्टिकोण जो है बाजार आधारित दृष्टिकोण से थोड़ा को कवर करता है, बल्कि इसमें जो है गैर बाजारीय दृष्टिकोण, जैसे अनुच्छेद 6 का 8 को पढ़िएगा तो इसमें पता चलेगा कि अनुच्छेद 6 के 8 के दृष्टिकोण से देखिएगा तो दृष्टिकोण के लिए भी प्रावधान शामिल है। ये दृष्टिकोण जो है क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त समन और अनुकूलन प्रयासों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, जो सीधे कार्बन क्रेडिट के व्यापार से संबंधित नहीं है। ठीक, तो इस दृष्टि से देखिए। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। तो कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है। ठीक है, ये भी सही है, कथन 3 भी
तथा वे दोनों कथन एक ही व्याख्या करते हैं। बिल्कुल ये और ये दोनों जो है इनका व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन इनका ए ही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए बारिश थोड़ा शुरू भी हो गया है, प्रश्न संख्या फटाफट कवर कर लेते हैं। 1 2 3 और शेष रह गए हैं। प्रश्न संख्या 35 देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 35 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस एक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक समाधान यानी कि नेचर सॉल्यूशंस विथ हब प्रारंभ किया था? ये तो एडीबी किया था, यानी कि एशियाई विकास बैंक ने किया था। ये कन्फर्म 100% ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। देखिए एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने वास्तव में जो है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक समाधान विथ हब की स्थापना की है, और इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक आधारित समाधानों में निवेश को बढ़ावा देना और एशियाई प्रांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि की चुनौतियों का सामना करना है। ठीक ना, इसलिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों गलत है। एशियाई ऑप्शन रचना इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक यानी कि AIIB, ये पूरा मुख्य रूप से जो है एशियाई में बुनियादी ढांचा परियोजना जैसे मान लीजिए ऊर्जा, परिवहन, जल, ये सब हो गए, तो इनके वित्तपोषण पर केंद्रित है। ठीक ना, इन सभी पर वित्तपोषण पर केंद्रित है। तो जबकि अस्थिरता AIIB, ठीक ना, जबकि अस्थिरता जो है AII है ना, AIIB के एजेंडा का हिस्सा है। तो प्राकृतिक समाधान वित्त हब की पहल ADB द्वारा की गई थी। बिल्कुल ADB के द्वारा ही किया गया था, इसके द्वारा नहीं, इसलिए ये गलत है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB, तो ये भी बिल्कुल नहीं है होंगे, क्या कि ये जो है NDB जो है एक ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित है। अब ब्रिक्स देशों में जो है कौन कौन आ जाते हैं? ब्राज़ील आ जाता है आपका, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सब आते हैं। तो इनके द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, और यह सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजना को वित्त पोषित करता है। लेकिन प्राकृतिक समाधान वित्त हब जो प्रश्न कहा है ये नहीं करता, इसलिए ये भी गलत है। वहीं डी भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD, ठीक है, तो ये विश्व बैंक समूह का जो है एक हिस्सा है, और ये जो है माध्यम आय वाले और ऋण योग्य गरीबी देशों को ऋण प्रदान करता है। ठीक ना, तो जबकि विश्व बैंक समूह जो है पर्यावरण और सतत विकास के लिए काम करता है, तो एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक समाधान वित्त हब विशेष रूप से ADB ही है। ठीक है, यही है, तो इसलिए ऑप्शन ए ही सही होगा, ये भी गलत है। अब आपका तो डाउट क्लियर हो गए हैं। प्रश्न 35 का ऑप्शन ए ही क्यों सही होंगे, क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 36 को कवर करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 36 देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 36 आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष वात प्रग्रहण यानी कि डायरेक्ट एयर कैप्चर जो नई उभरती प्रौद्योगिकी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, यानी कि सही कौन सा है, ये चीज को डिसाइड करना है। तो देखिए क्या करें। इसे कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है इनको कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए डायरेक्टर एयर कैप्चर, इनको शॉर्ट में DAC भी कह सकते हैं। तो DAC जो है ये प्रौद्योगिकी का प्राथमिकी उद्देश्य सीधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को कैप्चर करना है। तो यह जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की एक विधि है, जिसे कार्बन प्रच्छादन या कार्बन कैप्चर भी कहा जाता है। क्लियर है? तो प्रच्छादन, कार्बन प्रच्छादन आप समझ गए, ठीक है। तो कैप्चर की गई CO2 को जो है फिर से अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है या विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए यह जो बातें कहें कथन में ये बिल्कुल सही है। वही कथन 2 कह रहे हैं कि यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु और खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है। ये जो डायरेक्ट यानी कि इसको हम शॉर्ट में अभी बताएं ना आपको, DAC कह सकते हैं, डायरेक्ट एयर कैप्चर। तो ये बिल्कुल प्लास्टिक उत्पादन हेतु खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक ना, क्योंकि ये जो CO2 को केवल संग्रहित ही नहीं किया जाता है बल्कि उसका उपयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो CO2 आधारित पॉलीमर के उत्पादन के लिए CO2 का उपयोग एक फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है, जो प्लास्टिक उत्पादन में योगदान कर सकता है। तो खाद्य प्रसंस्करण में CO2 का उपयोग
कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, सूखे बर्फ के उत्पादन और नियंत्रित वातावरण पैकेजिंग जैसी प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो डीएसी से प्राप्त CO2 इन उद्योगों के लिए एक स्रोत हो सकती है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से ये भी सही है। अब वही कथन 3 की बात करें तो विमानन में यह संश्लिष्ट न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है, चलिए आइए इनको समझते हैं। तो देखिए ये डीएसी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्ट एयर कैप्चर है, ठीक ना। तो डीएसी प्रौद्योगिकी के सबसे आशाजनक अनुप्रयोगों में से एक है। देखिए कैप्चर की गई जो CO2 को हाइड्रोजन जो कि नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित हो सकता है, तो हाइड्रोजन के साथ संयोजित करके जो है सिंथेटिक न्यून कार्बन ईंधन जैसे कि सिंथेटिक केरोसिन या SAF भी कह सकते हैं का उत्पादन किया जा सकता है। यह कार्बन तटस्थ ईंधन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ईंधन के जलने पर जो CO2 निकलती है वह वही CO2 होती है जिसे वायुमंडल से पहले ही हटा दिया गया है। तो यह विमानन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के लिए एक प्रमुख रणनीति है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है बातें बिल्कुल सही कहा गया है कथन 3 में। तो इस दृष्टि से देखिए तो 1, 2, तीनों सही है। तो अब ऑप्शन को देखते, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो अब देखिए इसमें 1, 2 है, 3 भी सही है, इसलिए गलत हो गया, केवल 3 गलत हो गया। 1, 2, 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन C का सही जवाब हो गया। क्लियर है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 37। तो देखिए प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 37 कह रहे हैं पीकॉक टेरेंटुला यानी कि गुड्डी टेरेंटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बायो से शुरू है, यानी कि लगभग ये साइंस शुरू कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 37 में जो प्रश्न कहा है पीकॉक टेरेंटुला गुड्डी टेरेंटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 देखिए क्या कह रहे हैं। कथन 1 कह रहे हैं कि यह एक सर्वभक्षी पुरुष कवची क्रेस्टेशियाई है। ये बातें गलत लग रहा है। अब गलत कैसे है, देखिए पीकॉक जो है टरंटुला एक मकड़ी की प्रजाति है, विशेष रूप से एक टरंटुला जो अर्चिड वर्ग के अंतर्गत आता है, ना कि क्रिस्टेशियाई वर्ग का। ठीक ना, देखिए क्रिस्टेशियाई वर्ग क्या होता है, इसमें जो है आपका आ जाएगा कीड़ा, केकड़े आ जाएंगे, झिंगुर जिसको कहते हैं, तो झिंगुर या झिंगे, पता नहीं इसका क्या नाम है, मेरे ख्याल से झिंगुर कहते हैं देहाती लैंग्वेज में, झिंगुर। तो झिंगे आ जाएंगे, केकड़े आ जाएंगे, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये क्रिस्टेशियाई नहीं होंगे, क्रिस्टेशियाई में केकड़े आते हैं और अलग अलग केकड़े होते हैं। तो टेरेंटुला मुख्य रूप से जो है मांसाहारी होते हैं, जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, ना कि वो सर्वभक्षी होते हैं, इसलिए ये गलत है। वही कथन 2 की बात करें तो कथन 2 कह रहे हैं कि इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। बिल्कुल, जहाँ आरक्षण है वहीं तक इनका सीमित है। ठीक है, अदरवाइज बहुत जगह गैर मात्रा में कभी कभी मिल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा कर सकते नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके लिए आरक्षित वन होते हैं। देखिए पीकॉक टेरेंटुला का जो है प्राकृतिक आवास बहुत ही सीमित है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में एक छोटे से क्षेत्र, विशेष रूप से एक आरक्षित वन में पाया जाता है। तो इसकी यह अत्यधिक सीमित वितरण इसे गंभीर रूप से जो है लुप्त प्राय प्रजाति बनाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से देखिए तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छा से जानकारी ले लीजिएगा इनके बारे में। वही कथन तीसरा देखिए क्या कह रहे हैं। कथन तीसरा कह रहे हैं कि अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय जाति है। यह एक वृक्षीय कह रहे हैं ना, यह एक वृक्षीय जाति है। तो देखिए वृक्षीय अर्ब्रियल होंगे शायद इंग्लिश में। ठीक है ना, अर्ब्रियल का अर्थ है कि पैरों पर रहने वाला। वृक्ष का मतलब एक वृक्ष कहेंगे तो पैर होते हैं, वृक्षीय जाति कह रहे हैं तो अर्ब्रियल इंग्लिश में मेरे ख्याल से होता है, इसलिए इंग्लिश पढ़ना भी बेहद ज़रूरी होते हैं। ठीक है ना, तो जो हिंदी मीडियम से रहते हैं, खासकर कि हम भी हिंदी मीडियम से हैं, तो यहाँ वृक्षीय है तो हम समझते हैं यहाँ पे पेड़, लेकिन वृक्ष जाति कह रहे हैं तो पेड़ पे रहने वाले होंगे। ठीक ना, ओब्रियल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो ओब्रियल का अर्थ होता है कि पैरों पे रहने वाला। तो वहीं आप बात करते हैं अपने प्राकृतिक आवास में जो है ये पीकॉक। तो देखिए पीकॉक
टरंटुला अपने प्राकृतिक आवास में पैरों पर रहता है, विशेष रूप से ऊंचे पैरों की दरारों और छिद्रों में जाले बनाकर रहते हैं। तो यह जमीन पर रहने वाली टरंटुला प्रजाति नहीं है। क्लियर है? तो इसीलिए ये कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इस दृष्टि से देखिए तो कथन 1 गलत है और 2 और 3 जो है क्या है, सही है। तब हम देखते हैं कहाँ पे केवल 1 बिल्कुल गलत है भाई। 1 3 तो सही है लेकिन 1 सही नहीं है। केवल 2 ही नहीं 3 भी सही है। तो ये भी गया तो ऑप्शन डी बच गए। 2 और 3 बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है। तो आज थोड़ा बारिश भी प्रारंभ हो चुके हैं, झर का आवाज़ आप लोगों को सुनाई भी दे रहे होंगे। ठीक ना? तो प्रश्न संख्या 38, 39, 40 यानी कि कल भी हम 3 प्रश्न को ही कवर करेंगे। बाकी देखते हैं। आज थोड़ा पढ़ाई भी अब स्टॉप हो जाएंगे हमारा, क्योंकि लाइट है नहीं तो हम मोबाइल बार के तो पढ़ नहीं सकते। ठीक है। तो यदि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ज़रूर सेटअप ऐसा तैयार कर लेंगे, तब लाइन जाए या रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेंगे। बस आप लोगों का प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि स्टडी अभी बहुत सारा करना है खास करके इसके लिए। तो आप लोगों को मालूम नहीं होंगे कितना बड़ा स्टडी करना पड़ता है और स्टडी में बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं। तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए आप लोगों का सहयोग करते हैं। फिर भी चलिए प्रयास तो जारी रहेंगे अपने स्टडी का। तब तक आप लोग ये स्टडी कीजिए। लव यू बाय बाय, गुड नाइट। हम तब तक जाइएगा प्लीज़।